Hello student, today we will start atoms and molecules. In this atoms and molecules, the history of discovery of atoms is too long. बहुत मतलब पुराने समय से ही साइंस के फील्ड में बहुत सारी डिस्कवरी हुई और लोगों को जो साइंटिस्ट थे उनके मन में भी मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती थी, क्यूरियोसिटी चलती रहती थी कि आखिर ये जो मैटर है, हाउ दे आर मेड अप ऑफ बाय द पार्टिकल्स, वो कैसे मिलकर के बने हुए हैं। तो लगभग जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कणाद, इन्होंने परमाणु का टर्म दिया। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया। परमाणु मतलब इसको हिंदी में परमाणु और इंग्लिश में एटम ही बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज में। तो महर्षि कणाद मतलब सबसे फर्स्ट थे। लगभग ये था 500 BC, बिफोर क्राइस्ट, 500 बिफोर क्राइस्ट। तो ये काफ़ी मतलब बहुत पहले की बात है कि महर्षि कणाद ने उन्होंने ये बताया कि इफ वी गो डिवाइडिंग मैटर, यदि हम मैटर को लगातार डिवाइड करते जाते हैं तो वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हमें लगातार स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स मिलता जाएगा। एंड अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। मीन्स हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर फर्दर और पार्टिकल को डिवाइड कर पाना मुश्किल होगा, इसके आगे हम और डिवाइड इसमें नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक चौक का पार्टिकल लें, इस चौक पीस को लगातार जो है ब्रेक करते जाएं, तोड़ते जाएं स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल में, तो हमें एक फाइनल मतलब जो है पार्टिकल मिल जाएगा जिसको हम और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी पदार्थ लिया, उन्होंने देखा कि हर एक पदार्थ जो दे आर या मैटर, दे आर मेड अप ऑफ बाय द स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज परमाणु। उन्होंने इस स्मॉल पार्टिकल को नाम दिया परमाणु। अच्छा, अराउंड जो है उसी समय पर एक और इंडियन फिलोसफर थे, फकुदा कात्यायन। ये थे फकुदा कात्यायन। इन्होंने भी इसको एलाबोरेट किया। जो इंडियन फिलोसफर फकुदा कात्यायन थे, उन्होंने इसी डॉक्ट्राइन को, जो महर्षि कणाद की डॉक्ट्राइन थी, उसी को ही आगे एलाबोरेट किया और ये बताया कि जो परमाणु होते हैं जनरली दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म। मीन्स जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इस परमाणु एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट होते हैं नेचर में। मीन्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। मीन्स सिंगल, यदि हम देखें परमाणु या सिंगल एटम अनेबल टू एग्जिस्ट इन नेचर एक्सेप्ट द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के एटम्स को छोड़ करके। अब लगभग सेम मतलब जो है टाइम पर जो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिफस, इन्होंने भी उसी समय पर ये भी मतलब जो है सेम डिस्कवरी, सेम मैटर पर जो है डिस्कवरी चल रही थी इनकी। उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यदि हम लगातार मैटर को डिवाइड करते जा रहे हैं, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड एंड इट फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। और मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसमें हम फर्दर उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इस पार्टिकल का जो नाम दिया, दिस इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो उन्होंने इसके लिए एटम का नाम सजेस्ट किया कि उन्होंने मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल था और ये इंडिविजुअल पार्टिकल, तो इस तरह से फिर बाद में डाल्टन ने
सभी मतलब जो है जो डॉक्ट्राइन थी इसका स्टडी करके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी, मीन्स एटम से रिलेटेड जो है थ्योरी दी कि एटम कैसा होता है, क्यों होता है, क्यों से कंबाइन होता है, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ फिर आगे में बताया। जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता गया डिस्कवरीज और बढ़ती गई कि वाई मतलब एलिमेंट्स कंबाइन विथ सेम एलिमेंट या अनदर एलिमेंट, क्यों मतलब एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं या एलिमेंट्स क्यों कंबाइन होते हैं, इस तरह से लगातार आगे डिस्कवरी चलती रही। और इस तरह से फिर आगे में इसी जब डिस्कवरी होता गया तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जैसे एंटोनी लॉरेंट लैवोइशियर हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेड जो है द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस, उन्होंने केमिकल साइंस का एक फाउंडेशन जो है रखा है, नींव रखा हुआ है बाय एस्टैब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर टू लॉज के बारे में पढ़ना है। दीज आर फॉलोइंग। फर्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग है मास यहाँ कंजर्व रहता है, मीन्स हम कैसे भी किसी रिएक्शन को करते रहें लेकिन उसका मास खत्म नहीं होगा, मास हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। जैसे कि हम पढ़ जानते हैं कि मास जो है इज ए कांस्टेंट यूनिट और एंटिटी, मास हमेशा कांस्टेंट होता है जबकि वेट चेंज होता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखें, दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी लॉरेंट लैवोइशियर। एंटोनी लॉरेंट लैवोइशियर इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, वो मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक भी हैं, इन 1789। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजर्व रहता है, इसका मीनिंग हो गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स जितना मास आपने रिएक्शन में पहले शुरुआत में लिया हुआ है वही सेम मास आपको प्रोडक्ट में भी मिलेगा। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, मास हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। या फिर मास ऑफ एन एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द मास ऑफ सेम एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड इन ए केमिकल रिएक्शन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट जो मेन स्टेटमेंट ये लिखना है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर दो यदि एलिमेंट ले लें, एक है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन दोनों को यदि हम रिएक्शन करा लें, रिएक्शन कराएंगे और इसमें फिक्स अमाउंट पहले से ले लें, फिक्स अमाउंट पहले से वेट करके ले लेंगे कितना हमने जो है डिजॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल इसको लिया 5 ग्राम, इसको भी कितना लिया हुआ है 5 ग्राम, दोनों 5 ग्राम है, और हमने दोनों को रिएक्शन कराया, इससे फॉर्मेशन हुआ बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये बना। तो ये टोटल मास जो होगा प्रोडक्ट का, यहाँ की टोटल मास देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 ग्राम। यहाँ पर भी दोनों का जो टोटल मास हमें मिलेगा ये भी 10 ग्राम ही मिलेगा। मीन्स दोनों साइड में टोटल मास क्या है, सेम है। रिएक्टेंट का मास भी टोटल 10 ग्राम था और वहाँ पर भी दोनों का मास इक्वल टू 10 ग्राम ही मिला। इसका मतलब है कि मास ना तो यहाँ क्रिएट हुआ है ना ही कोई डिस्ट्रॉय हुआ है, जो हमने शुरुआत में लिया था, इनिशियल में लिया था रिएक्टेंट साइड में, सेम मास हमको प्रोडक्ट में भी मिला। तो इस तरह से कोई भी मतलब दो एलिमेंट ले सकते हैं, दो सब्सटेंस ले सकते हैं, उनको आपस में रिएक्शन करा के देखें तब ये मालूम चलेगा कि टोटल मास कंजर्व है। हालांकि ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया, तो आइंस्टाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि हम मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स जब कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कराते हैं कभी कभी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, मीन्स दे आर ऑफ एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। वो एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन में मास हमें कम मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर सम अमाउंट ऑफ मास
कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में शुरुआत में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था कि मास कभी क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पर भी मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मास डिस्ट्रॉय नहीं, खत्म नहीं हुआ है, बस इट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये एनर्जी में ही कन्वर्ट हो गया है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है, मतलब हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, फिक्स रेशियो। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे इन 1799। 1799 में जोसेफ ने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने पाया कि कंपाउंड्स, मतलब जो प्योर केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनमें यदि हम उनके एलिमेंट्स को देखें तो वो सेम होते हैं, चाहे कहीं से भी, मतलब जो प्योर केमिकल सब्सटेंस कैसे भी बनाया गया हो या ऑब्टेन किया गया हो, और उनमें जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम्स सभी फिक्स होते हैं। तो उन्होंने इसको स्टेटमेंट दिया, दिस लॉ स्टेट दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे सच एज टेप वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, सी वाटर, रेन वाटर और प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। वाटर किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया गया हो, तालाब से, नदी से, समुद्र से, रेन वाटर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, या हमने लेबोरेटरी में बनाया हो। बाय मास या बाय वेट भी लिख सकते हैं इसका, लेकिन इनके मास का जो रेशियो होगा वाटर में वो हमेशा फिक्स होगा। जैसे हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, यदि हम यहाँ निकालेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। 2 हाइड्रोजन है इसलिए मास हो जाएगा 2 यूनिट। ऑक्सीजन का मास होता है 1 एटम का मास 16, तो 2:16। सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं 1:8। मीन्स इन वाटर मॉलिक्यूल विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स द रेशियो ऑफ masses of hydrogen and oxygen always found 1:8। ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वाटर में वो 1:8 होगा, वो वाटर चाहे कैसे भी ऑब्टेन किया गया हो। इसी तरह से जैसे दूसरा एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो फाइंड करेंगे तो भी फिक्स रहेगा। जैसे कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का होता है 1 का 16, तो 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, 2 masses of 2 atoms of oxygen is 32, 12:32। सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं 3:8। तो the ratio of carbon dioxide which obtained from any source, for example नेचुरली अकरिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में बनती है, मतलब बाय द ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि जैसे ब्रीदिंग में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, या प्लांट्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब की जा रही हो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, या वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जैसे रॉक्स टूटते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया हो, किसी भी मीडियम से हम यदि CO2 बनाते हैं और कहीं पर भी बनाते हैं, हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा 3:8। तो इस तरह से इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड, ये बोला गया कि इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, मतलब एक फिक्स रेशियो में ही ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास दे ऑलवेज कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन। तो इस तरह से हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं।
तो ये 2 लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।